एआई के ज़माने में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी हो सकती हैं, ये भी देखेंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। देखते हैं लास्ट वीक तक में क्या-क्या अपडेट्स आए। या सो सब कोई वॉर की बातें कर रहा है, ईरान, इज़राइल, यूएस, एलपीजी कमी चल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, रूट्स ब्लॉक हैं, सब कुछ यही चल रहा है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट तो होना ही था। तो हुआ क्या कि अभी जब जो चिप्स जो कंपनियां हैं, जैसे एसके हाइनिक्स हो गई, सैमसंग हो गई, ये लोग जब रैम या एसएसडी बनाती हैं तो उसमें जो चिप लगाती हैं डी रैम में, उस चिप के फैब्रिकेशन में हीलियम की जरूरत होती है। ये हीलियम वो गुब्बारे वाला हीलियम नहीं होता है, ये अनएडल्टर्ड हीलियम चाहिए होता है, जो दुनिया में सिर्फ 2 जगह बनता है और उसमें से एक जगह है कतर। और कतर पे भी बॉम्बिंग चल रही थी, इस वजह से कतर ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि वो सारे प्रोडक्शन अपने रोक रहा है, कतर एनर्जी इन सब के हीलियम वगैरह के। अब इससे हुआ गया है कि अब इसकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। एसके हाइनिक्स ने हालांकि बोला है कि उसको हीलियम उसके पास रिजर्व है कुछ हफ्तों तक का, बट अगर वॉर लंबा खिंचा, 1 महीने से ज्यादा खिंच गया लेट्स से, तो हीलियम की कमी होने वाली है। क्योंकि ये जो नॉर्थ कोरिया है, सॉरी साउथ कोरिया का ऑलमोस्ट 65% हीलियम जो है वो कतर से आता है। और साउथ कोरिया में ही एसके हाइनिक्स है, सैमसंग है, सब रैम एसएसडी यही सब बनाती हैं। तो ऑलरेडी रैम के प्राइसेस लाइक 5-10 गुना बढ़ चुके हैं, हुँ, ठीक है, 6 महीने में। अब तो लग रहा है कि फुल्ली बंद ही हो जाएगी, बनना ही बंद हो जाएगा हुँ। रैम तो। डेटा सेंटर्स, एआई, ये सब तो पता नहीं क्या ही होगा। होपफुली वॉर जल्दी खत्म हो जाए अगर एक आध हफ्ते में, तो आई डोंट थिंक कि कोई इम्पैक्ट होगा। सो दैट इज समथिंग। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही एलएनजी आता है, लिक्विड नेचुरल गैस, जो ताइवान यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ताइवान में टीएसएमसी है, टीएसएमसी इंटेल, एएमडी, एनवीडिया सबके चिप्स बनाती है। और अगर उसको एलएनजी नहीं मिला तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाएगी, और जिससे वो फैक्ट्री सही से नहीं चलेगी, और तो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और कम हो जाएगी। तो दैट इज अनदर डेंजर जो कि फ्यूचर में हो सकता है अगर वॉर लंबी खिंची तो। So हुँ, we'll see. I don't think कि वॉर इतनी लंबी खिंचेगी, but I mean it could be worse. Yeah. तो अगली न्यूज़ है एलएलएम को लेके। जैसा कि पता है कि एलएलएम काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं। बट स्टिल उनके सक्सेस के बाद भी उनके पास काफ़ी लिमिटेशंस है, राइट? लाइक उनके पास सारा डेटा नहीं है अप टू डेट। तो लेट्स से अगर मेरे पास अपना कुछ डेटा है और या फिर मेरा कोई डोमेन है, तो उसकी नॉलेज नहीं होगी एलएलएम्स के पास। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वो हैलुसिनेट करेंगे कि भई ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, राइट? तो इसके वर्क अराउंड है, लाइक एक वर्क अराउंड है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन, जिसमें आप बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से पीडीएफ हो गया, इमेज हो गया और भी अदर मीडिया, जिसको आप यूज़ करके अपना नॉलेज पीस बना सकते हो, जो एलएलएम यूज़ करेगा आपको आंसर देने के लिए, राइट? तो इस रैग के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है नॉलेज डेटाबेस, जहाँ पे आप डेटा देते हो, अपना डोमेन का डेटा या कंपनी का डेटा जो एलएलएम यूज़ करेगा। दूसरा होता है रिट्रीवर, कि कैसे डेटा रिट्रीव करेगा एलएलएम उस नॉलेज बेस से। और थर्ड है एलएलएम, कि अब एलएलएम उस जो डेटा आया है रिट्रीवर से, उसको यूज़ करके जनरेट कैसे करेगा आउटपुट। तो 3 पार्ट्स होते हैं, राइट? तो इसी नॉलेज डेटाबेस के अंदर एक प्रैक्टिकल अटैक सरफेस लिस्ट हुआ है एक रिसर्च पेपर में, जिसको नाम दिया गया है पॉइज़न रैग। तो ये फर्स्ट नॉलेज डेटा करप्शन अटैक है रैक में, जिसमें एक अटैकर कुछ मलिशियस टेक्स्ट दे सकता है नॉलेज डेटाबेस में, टू इंड्यूस एन एलएलएम टू जनरेट एन अटैकर चूज़न टारगेट आंसर फॉर एन अटैकर चूज़न टारगेट क्वेश्चन। तो अगर लेट्स से अटैकर बोलेगा कि भई ये क्वेश्चन का ये आंसर आना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ टेक्स्ट बनाएगा मलिशियस और उसको नॉलेज बेस में डाल देगा। तो इसी के ऊपर कुछ रिसर्च करी गई, तो पाया गया कि लेट्स से अगर मेरे पास कुछ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मिलियंस ऑफ टेक्स्ट है और उसके अंदर अगर मैं 5 मलिशियस टेक्स्ट डाल दूँ जो कि हाइली ऑप्टिमाइज़्ड है सिमिलैरिटी लाने के लिए, तो विद 90% सक्सेस रेट वो गलत आंसर दे देगा। Oh. तो ये एक रिसर्च पेपर में लाइक देखा गया। तो बेसिकली इसके भी अब 2 पार्ट्स है, राइट? ये कैसे किया गया कि पहला है रिट्रीवल कंडीशन, दूसरा है जनरेशन कंडीशन। तो पहले तो इस रिसर्च पेपर में उस टेक्स्ट को ऐसा डाला गया कि जो तुम्हारा रिट्रीवर है, लाइक मैंने बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, राइट? नॉलेज डेटाबेस, रिट्रीवर और एलएलएम। तो पहले तो एक टेक्स्ट ऐसा बनाया गया कि एलएलएम उस टेक्स्ट को जो रिट्रीवर है, वो उसको रिजल्ट में लेके आए, लाइक टॉप के में आए, ताकि Hmm. एलएलएम को यूज़ करे। और दूसरा पार्ट है कि भई अब एलएलएम उसको यूज़ कैसे करे ताकि आउटपुट में वो आए, जो हमें चाहिए, अटैकर को चाहिए, राइट? तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स इसमें रिसर्च पेपर में बताई गई हैं कि आप लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेट्स से तुम्हारा कोई कंपनी है,
इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं कि भाई लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू है 1 बिलियन, ठीक है? अब आपको उसमें डालना है मलिशियस डॉक्यूमेंट डालने हैं, तो आप बोलोगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू 10 बिलियन है इंस्टेड ऑफ 1 बिलियन। फिर एक डॉक्यूमेंट डालोगे आप बोर्ड मीटिंग का कि भाई वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि लास्ट मीट ये रिजल्ट जो गया है वो गलत चला गया है, करेक्ट रिजल्ट ये है। तो बेसिकली एक पूरा एनवायरनमेंट बना जाता है 2-3 डॉक्यूमेंट से ताकि एलएलएम को लगे कि हाँ भाई ये रियल है। लाइक हम्म बोर्ड मीटिंग का अथॉरिटी देखे कि भाई सीईओ ये बोल रहा है, सीईओ ने नंबर पब्लिश किए हैं, वो फॉर्मेट में अच्छे से डेटा दिखा के तो सब टेक्निक्स यूज़ करे जा रहे हैं ताकि एलएलएम अटैकर के हिसाब से आंसर दे पाए। तो ये एक नया अटैक सरफेस एक तरह से लाइक बना है जो तो डिस्कस किया जा रहा है। एक कहावत है ना कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, सब सही हैं, लेकिन सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट अगर आप गड़बड़ कर दो तो आपका रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। करेक्ट और इसमें इसमें मेन बात ये है कि बहुत ही लोअर बैरियर टू एंट्री है, राइट? क्योंकि अटैकर को क्या क्या करना है? बस ये कुछ कुछ डेटा लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का सिस्टम हैक करना है या फिर कुछ ये पता लगाना है कि भई एलएलएम काम कैसे कर रहा है, कुछ नहीं करना। बस तुम्हें एक हाइली ऑप्टिमाइज़्ड पेलोड कंटेंट बनाना है, जो एलएलएम यूज़ करता है। करेक्ट। तो या ये एक चीज़। क्या और ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जैसा कि हम शुरू में डिस्कस किया था, हम ये डिस्कस करेंगे कि एआई के ज़माने में लैंग्वेजेस कैसे हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे शुरू में हम क्या करते थे, हार्डवेयर लेवल कोडिंग करते थे असेंबली लैंग्वेज में। फिर कोबोल आया जिसने कुछ रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेस को एब्स्ट्रैक्ट किया। फिर सी, सी प्लस प्लस, जावा और हायर लेवल लैंग्वेजेस आने शुरू हुए, पाइथन करके, ठीक है। तो अब एआई के आने के बाद से लैंग्वेजेस कैसे हो हुँ, सकते हैं फ्यूचर के, आई मीन इसका एक ग्लिम्प्स दिया है। कोटलिन जो एक लैंग्वेज है, जेट ब्रेन्स आईडी है, उन्होंने क्रिएट की थी। तो उसी के क्रिएटर ने एक नई लैंग्वेज बनाई, कोड स्पीक। तो वो काइंड ऑफ वैसी लैंग्वेज फ्यूचर में हमें कई सारी देखने को मिल सकती है, वैसे सिमिलर लैंग्वेज। तो मैं सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट ओवरऑल इससे हो सकता है फ्यूचर में कैसी लैंग्वेजेस बने उसका आइडिया लग जाएगा। हुँ, तो अभी क्या है, अभी आप एआई से कोड लिखवाते हो, तो कुछ टाइम बाद क्या है, कोड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आपको पता ही नहीं कोड में क्या लिखा है, आपको पता ही नहीं ये कोड की लाइन क्यों लिखी हुई है, कैसे चल रहा है, ठीक है। कंपाइल डॉक्यूमेंटेशन किया, होती ही नहीं है। या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती ही नहीं है मतलब कोड होती की, नहीं पता है, ही नहीं चलता। वाइट कोड जिंदाबाद। तो होएगा हुँ, कुछ टाइम बाद से वो बहुत मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोड स्पीक में क्या है, कोड स्पीक में आप कोड की जगह मार्कडाउन में कोड के स्पेसिफिकेशंस लिखते हो, ठीक है। जैसे बिजनेस लॉजिक हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, जो ट्रिकी पार्ट्स हैं, गॉचास हैं, वो सब लिखते हो। तो इनका कोर प्रॉमिस है कि आप उसी स्पेक को मेंटेन करोगे, उसी मार्कडाउन शीट को मेंटेन करोगे। और जैसे तो आपको कोई लेट्स से इशू फिक्स करना है, तो आपने स्पेसिफिकेशन लिख दिया। स्पेसिफिकेशन में लेट्स से आपको ऐड करना है, एक डेट ऐड करनी है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें डेट क्या आप स्पेक में चेंज करके बस वो डेट वाली लाइन ऐड कर दो। फिर इसको अगर आप कोड स्पीक में कंपाइल करोगे तो क्या करेगा, अपने आप पाइथन या टाइपस्क्रिप्ट जिसका भी आपने सेटिंग करी है, कॉन्फ़िगर किया, उसका कोड जनरेट कर देगा अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करो, टेस्ट आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेस्ट लिखो, उस पे रन करके वेरीफाई करा लो, अच्छा ठीक है हमारे सारे टेस्ट रन करें, खत्म। तो एसेंशियली फ्यूचर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्पेक अपडेट करना है, नए फीचर आ रहे हैं स्पेक ऐड करो, स्पेक में बग रिजॉल्व करना है, स्पेक से कर सकते हो, कुछ भी आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है, बट इसमें कैच क्या है कि पहली बात ये लैंग्वेज क्लोज सोर्स है। इसके अलावा इसमें सक्सेस होने के लिए आपका टेस्ट सूट बहुत अच्छा होना चाहिए। टेस्ट केसेस अगर आपके थोड़े से भी गड़बड़ हुए तो एक बार एलएलएम ने सही कोड जनरेट किया, लेकिन अगली बार अगर आप कंपाइल करो तो एलएलएम थोड़ा डिफरेंट कोड जनरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि एलएलएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगली बार एलएलएम गलत कोड जनरेट करे और आपका टेस्ट अगर कैच नहीं कर पाया तो प्रोडक्शन पे चला जाएगा ऐसा ही गलत कोड। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर हुँ, में ऐसी लैंग्वेजेस बहुत सारी आने वाली हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे हम प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में मे बी थोड़ा सा और वो होंगी, मतलब उनके स्पेसिफिकेशन थोड़ा और टाइट होंगे, और टेस्ट केसेस लिखना मे बी थोड़ा मैंडेटरी हो जाएगा। बट आई थिंक फ्यूचर में ऐसे और लैंग्वेजेस आने वाले हैं, और मे बी 5 साल डाउन द लाइन हम सही सब पाइथन जावा छोड़ के ऐसे कोई लैंग्वेज हुँ। यूज कर रहे होंगे। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी लाइक एक प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च हुआ है राइट एंटायर करके जिसमें ये लोग देख रहे हैं कि कोड रिव्यू का सिस्टम भी बदल जाएगा राइट? अभी जैसे गिट यूज़ करते हैं हाँ, बट विद एआई जहाँ पे अलग तरह से तुम्हें ये ट्रैक करना है कि जो डेवलपर है वो कैसे बात कर रहा है एआई से, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा है, वो भी सेव होगा। तो आई करेक्ट। थिंक ये भी इसमें पार्ट आ सकता है कि भाई कि अगर स्पेक भी रिव्यू होंगे और कमिट्स में भी होगा कि भाई स्पेक क्यों जा रहा है वगैरह-वगैरह। ये तो तो आई थिंक फ्यूचर में जो हमारा डेवलपमेंट सूट होगा एज अ डेवलपर, वो एआई प्लस ह्यूमंस के लिए होगा। अभी डेवलपर हुँ, सूट सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, गिट या ह्यूमन के फिर लिए गिटहब या फिर आईडीज जो भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस करेक्ट। हैं। तो एक नया सेट ऑफ चीजें आने वाली हैं अगले 1-2 साल में, आई थिंक इंटायर कोड हुँ, स्पीक, ये सब चीजें, ठीक है। हुँ। तो अगली न्यूज़ है जेमिनी एम्बेडिंग 2 को लेके।
तो अभी रिसेंटली गूगल ने जेमिनी एम्बेडिंग 2 मॉडल लॉन्च किया है। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट फुली मल्टी मॉडल एम्बेडिंग मॉडल है, जो जेमिनी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो जनरली अभी जो आपके रैक सिस्टम्स होते हैं, राइट? हमने अभी जस्ट बताया कि रैक सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो लेट्स से आपको सर्च करने के लिए कुछ आप कुछ भी क्वेरी पूछते हो, तो जो एलएलएम होता है, वो एम्बे टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को एम्बेडिंग से मैच करता है और चेक करता है कि कौन सी नियरेस्ट एम्बेडिंग है। वो एम्बेडिंग कॉन्टेक्स्ट में लेके आता है और फिर आपका आंसर देता है। तो लेट्स से आपके टेक्स्ट, आपके डॉक्यूमेंट है या आपके पास पीडीएफ है या फिर इमेजेस है, वीडियो कुछ भी है, राइट? तो उन सबके अलग-अलग एम्बेडिंग्स बनते हैं और सबके अलग-अलग एम्बेडिंग मॉडल होते हैं। तो सबके बेसिकली डिफरेंट एम्बेडिंग स्पेस होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था कि भई टेक्स्ट के लिए यहाँ सर्च करना है, वीडियो के लिए उधर सर्च करना है, वगैरह-वगैरह। बट अब ये जो मॉडल आया है, जेमिनी एम्बेडिंग 2 मॉडल, इसमें सबका एम्बेडिंग स्पेस एक ही होगा। तो अगर मेरे पास वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, सबका एग्रीगेटेड जो भी डेटा होगा, वो एक ही एम्बेडिंग स्पेस में होगा, तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा रैक सिस्टम को सर्च करना। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला मॉडल है जो मल्टी मॉडल पे काम कर रहा है, इवन इससे भी बेटर काफ़ी अच्छे मल्टी मॉडल बने हुए हैं, जो इससे बेटर काम कर रहे हैं। बट बता रहे हैं कि इसमें मेन फीचर ये है कि जो वीडियो है इसमें, वो सिंगल यूनिट एम्बेडिंग बनाता है, मतलब एक ही एम्बेडिंग बनाता है पूरी वीडियो की। तो जो आई थिंक काफ़ी अभी मॉडल्स ट्राई कर रहे हैं अचीव करने का, और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक 120 सेकंड से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आ सकती फॉर नाउ, व्हिच आई थिंक विल इम्प्रूव विद टाइम। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि पूरी वीडियो की एक ही एम्बेडिंग आएगी, तो अगर आपको कुछ पूछना है टेक्स्ट बेस में वीडियो से, एलएलएम बता पाएगा कि हाँ, इस वीडियो में कब वो बात हो रही है या फिर क्या वो हो रहा है। तो या ओके, ठीक है, नाइस। सो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। एमसीपी सबको पता है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो एमसीपी एंथ्रोपिक ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो एमसीपी क्या है? एक एपीआई कॉल प्लस डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों को एक साथ पैकेज कर दो और क्लाउड कोड या कर्सर या विंडसर्फ जहां भी एआई टूल है, चैट जीपीटी, उसमें ऐड कर दो। तो वो एमसीपी है, एपीआई और उसका डॉक्यूमेंटेशन। सो एमसीपी की जरूरत क्या है? लेट्स से आपको अभी कहीं भी कोई कमिट कर, आप गिटहब के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, आपको कुछ कमिट करना हुआ, कोई पुल रिक्वेस्ट लेनी हुई, पुल करनी हुई, तो आप क्या करोगे? गिटहब का एमसीपी डाल दोगे और गिटहब एआई क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन जो है उससे रीड करके सारा कुछ अपने आप ही वो उसको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा कौन सी एपीआई कॉल करनी है, कौन सी नहीं कॉल करनी है। आपको मैनुअली कुछ नहीं बताना है, ठीक है। 2 दिन पहले परप्लेक्सिटी के को फाउंडर और सीटीओ ने बोला कि वो इंटरनली सारे एमसीपी से दूर जा रहे हैं और वो लोग अब एपीआई वापस स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, यानी वापस फुल सर्कल आ गया। एआई से पहले सब एपीआई यूज करते थे, अभी फिर बीच में सबने एमसीपी यूज करना शुरू किया, अब कुछ लोग वापस से एपीआई पे आ रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने करा क्यों? तो पहला बड़ा सा रीजन है कंटेक्स्ट ब्लोट। तो होता क्या है? जो भी एमसीपी आप ऐड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उसमें नेम, एमसीपी का डिस्क्रिप्शन और जो टूल्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जाता है। तो इससे क्या होता है? कंटेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेस लेता है, और कंटेक्स्ट में जो चीजें अगर जाती हैं तो उसका क्या, उसका एक कॉस्ट आता है पर टोकन के हिसाब से, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो लेट्स से अगर आप 10 सर्विसेज यूज कर रहे हो, सबके 5 टूल्स हैं, तो टोटल 50 टूल्स ऑलमोस्ट आपके कंटेक्ट में चले गए, ठीक है। इवन तो उनका सिर्फ छोटा छोटा सा नाम ही गया, तब भी 50 टूल्स गए। तो अच्छा खासा हजारों टोकन आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं हर टूल इसमें, हर इंटरैक्शन में एलएलएम के साथ में, तो काफी महंगा पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप सीधा एलएलएम की जगह सीधा कोड से बात करना शुरू करो, एज इन की आप एलएलएम को एपीआई कॉल करने की जगह जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कहीं भी सीधा एपीआई कॉल करो और उसका रिस्पांस सीधा ही कोड में रिस्पांस का यूज करके कुछ भी आप कर लो। जैसे कि अगर एग्जांपल जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर आपको वेदर वेदर गेट करना है, तो अगर आप एलएलएम को कॉल करोगे तो एलएलएम पहले पहले दिल्ली का वेदर गेट करेगा एक टूल कॉल से, फिर उसको रीड करेगा, कंटेक्स्ट में करेगा, आपका कुछ खर्चा करेगा टोकन, फिर बैंगलोर का वेदर गेट करेगा, फिर रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, कुछ टोकन खर्चा करेगा, फिर कंपैरिजन करके फिर बताएगा। और अगर आप कोड लिखोगे तो इसमें कोई टोकन की जरूरत नहीं होगी, कोड सारा आपका काम एपीआई कॉल डायरेक्टली कर लेगा, जावास्क्रिप्ट आपका। और इनफैक्ट एलएलएम ये कॉल कोड, ये जो कॉल करने का कोड भी खुद ही लिख देगा एपीआई कॉल करने का। क्यों? क्योंकि एलएलएम के पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा है। क्लाउडफ्लेयर ने एक रिसर्च, एक लाइक ब्लॉग पब्लिश किया था कुछ महीनों पहले। उन्होंने बोला कि एमसीपी नया कंसेप्ट है और एपीआई कॉल तो हम सालों से कर रहे हैं, लाइक 10 सालों से कर रहे हैं, 20 साल से। तो एलएलएम के पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा है एपीआई कॉल का, तो वो क्या करेगा? एपीआई कॉल्स अच्छे से लिख सकता है। तो एलएलएम, क्लाउडफ्लेयर वाले ने एक एनालॉजी दी कि सपोज करो कि शेक्सपियर है, शेक्सपियर को 1 महीने तक आप चाइनीज पढ़ाने की क्लास में भेज दो और फिर उनसे बोलो कि एक नाटक लिखना है आपको चाइनीज में, तो शेक्सपियर लिख तो लेंगे, बट वो बढ़िया नहीं होगा नाटक, क्योंकि 1 महीने में सीख नहीं पाएगा, ठीक है। सेम चीज इसके साथ में है, ये एमसीपी के साथ में। एमसीपी को आप सिंथेटिक डेटा पे ट्रेन तो करा सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना वो नेटिवली आपका
एपीआई कॉल्स पे परफॉर्म करेगा कि वो उनके ट्रेनिंग डेटा में है, सिंथेटिक डेटा में नहीं है। सो मे बी फ्यूचर में बहुत या तो और कोई ऑप्टिमाइजेशन हम लेके आए एमसीपीज में, आई थिंक फ्यूचर में और भी आएंगी। आई थिंक तू अरुण बता रहा था ना कि ओपन एआई का कोई ऑप्टिमाइजेशन था टूल सर्च हाँ, का। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टूल सर्च ऑलरेडी आ रखा है राइट? इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कि तुम जो तुम्हारा एलएलएम होगा वो सब सब ज़रूरत पड़ेगी तभी वो कॉन्टेक्स्ट लोड करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो मतलब हाँ, वो सब चीज़ें भी जो है आई थिंक दैट इज वन ऑप्टिमाइजेशन। और फ्यूचर में जैसे जैसे कोड लोग एमसीपी यूज करेंगे, ट्रेनिंग डेटा में एमसीपी का यूजेस बढ़ेगा। ठीक है, तो धीरे हुँ, धीरे मोर नेचुरली वो कोड कॉलिंग लाइक एमसीपी अच्छे से यूज करना शुरू कर पाएगा, मुझे लगता है एआई, तो हुँ, वो और अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो आई तो थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वी विल लीव यू एंड विद द मीम ऑफ द वीक। थैंक यू। थैंक यू।